Hello everyone, I am Rahul sir and I welcome you in my पॉजिटिव टॉक शो। आज के पॉजिटिव टॉक शो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे सामने जो सीनियर बैठी हुई हैं, आज इनसे मिलने के बाद आप बहुत ही प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि ये जो सीनियर है ये मेरी स्टूडेंट ही नहीं, मेरी बहन भी है। तो इनका अनुभव निश्चित रूप से आज आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो शुरू करते हैं आज का पॉजिटिव टॉक शो विद प्रतीक्षा। हेलो प्रतीक्षा, हाउ आर यू? Hello, Bhaiya. I'm good. How are you? Yes, fine. So Pradiksha, she is my sister and she is my student also. तो आज का पॉइंट टॉक शो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। पूरा इंटरव्यू आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आज जो प्रतीक्षा आप लोगों को जानकारी देगी वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो सबसे पहले प्रतीक्षा, आप सबसे पहले अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, पूरा परिचय दीजिए अपने स्कूल लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में, और वर्तमान में भी कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, सब चीज़ बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा पूरा नाम प्रतीक्षा सिंह है। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई 10th तक पूरी लॉयंस DAV पब्लिक स्कूल में कंप्लीट की है। देन 11th-12th श्री कैलाशपत हायर सेकेंडरी स्कूल गोपाल नगर से कंप्लीट की है, और ग्रेजुएशन मैंने BCom से किया है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह महाविद्यालय से। फिर मैं MBA करने के लिए हैदराबाद गई, वहाँ पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ इन्वेस्को में। फिर अभी 10 years हो गए मुझे हैदराबाद में ही रहते हुए, और वहाँ मैं अभी करेंटली आई एम वर्किंग इन इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होगा, तो मैं अभी वहीं काम करती हूँ। तो या दिस इज ऑन अबाउट मी। ओके, सो प्रतीक्षा, सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि आप MBA करती हैं और हैदराबाद में रहती हैं, जियो इंस्टीट्यूट से आप कब जुड़े? जियो इंस्टीट्यूट क्या है? क्या आप अपने अनुभव को शेयर करेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। मैं स्कूल में थी। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर से सीख लेंगे, ऐसा कुछ रहता है हमारा। बट ऐसा होता नहीं है। हम अपने दोस्तों से हिंदी में ही बात करते हैं, अपने जान पहचान लोगों से भी हिंदी में ही बात करते हैं, हम इंग्लिश में उतना बात कर नहीं पाते उनसे। बट जब मैं जियो इंस्टीट्यूट से जुड़ी तो मुझे पता चला कि जो हम हाय हेलो बोलते हैं सिर्फ वहीं तक इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जानने के लिए। और जब सर के साथ हम जुड़े तो हमको पता चला कि हम टेंस जो है 36 रूल्स हम 1 मिनट में बोल सकते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बट जब एक्चुअली में जब हम गए, वो मैजिक कोर्स जब हमने किया, स्टार्ट किया, तो लगा कि नहीं है, ऐसा है। और आज भी अगर मुझे टेंस पता है तो कितने साल पहले, लगभग आपको याद होगा कितने साल पहले की बात है जो आप आपने कोर्स किया था? आई थिंक मेरे को 12 साल तो हो गए भैया, पूरे 12 साल हो गए। लगभग 12 साल पहले। देखिए 12 साल पहले पढ़ाई किया था इस कोर्स का, और लगभग 10-12 साल पहले इन्होंने मेडिकल टेस्ट भी सीखा था, और सब बहुत ही अच्छे से इन्होंने कोर्स किया था। जहाँ तक मेरे को याद है, अगर मैं टॉप 20 मेडिकल स्टूडेंट की बात करूँ ना परीक्षा, तो आपका नाम आता है, क्योंकि आपने सच में मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है आपने 2 बार यूज़ किया था। एम आई राइट? ठीक, 2 बार किया। अच्छा, आपने मैजिक कोर्स का जिक्र किया। अब मैजिक कोर्स किए हैं तो आपको याद होगा हम 3 फंक्शन था, तो प्रैक्टिस परफॉर्म फोर्स। कौन सा फंक्शन आपको सबसे अच्छा लगता था? उस फंक्शन को आपको क्यों पसंद था, इसके बारे में बताइए। मुझे तो सबसे पसंद प्रैक्टिस ही है, जो आज भी मैं करती हूँ अपने लाइफ में। और सबको ही आई थिंक मोस्ट ऑफ द पर्सन दे डू प्रैक्टिस अ लॉट इन देयर लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल। तो सबसे ज़्यादा अगर मेरे को लगता है तो प्रैक्टिस ही है जो हमको एक काबिल इंसान बनाती है कहीं भी जाने के लिए। सो वी हैव वन कोट ऑल्सो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। हाँ, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है, जो आज भी मैं करते रहती हूँ आपको चीज़ में। प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा पसंद। चलिए परीक्षा से आप आज बहुत अच्छी बातें सुनने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि कितना पॉजिटिव आंसर दे रही परीक्षा, और 30 सालों के बाद परीक्षा आई है हमारे बीच में, तो आज इनका से अनुभव हम जरूर पूरा सुनेंगे। परीक्षा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है अभी आपसे कि जनरली आज की डेट में सबसे बड़ी लोगों की जो समस्या है, वो समस्या ये है कि लोग जो है कैरियर बनाना चाहते हैं अपना, और उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि आप
आपको याद होगा कि जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी तो आपके पास भी समस्या थी, तो आप इस समस्या से कैसे निकली, कैरियर को कैसे चयन किया? क्योंकि बीइंग अ गर्ल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चूज अ कैरियर एंड टू गो ऑन द that platform, but you are successful na, as being a girl you are working on and you are getting a high income also. So मैं चाहता हूँ कि आपने अपना जो कैरियर चुना MBA का, उसके बारे में पूरी कहानी बताइए, डिटेल में बताइए, और MBA के क्या स्कोप है, स्टूडेंट जरूर जानना चाहेंगे MBA का क्या भी डिमांड है, कौन सा ब्रांच जो है सही है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। तो जब मैं 12th कंप्लीट की तो मैंने सोचा कि चलो CA कर लेते हैं, बट वो अपने रहता है ना कि मेरे 4 दोस्त CA कर रहे हैं तो चलो मैं भी CA कर लेती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया CA करना, बट वो फर्स्ट वाला ही जो एग्ज़ाम रहता है उसमें ही मेरा नंबर नहीं आया। फिर राहुल सर ने ही मुझे गाइडेंस दिया कि यू डू फर्स्ट BCom एंड देन यू कैन गो फॉर द MBA। हाँ, मैंने आपको MBA ने एडवाइस दिया था क्योंकि उस समय बहुत डिमांड में था MBA, और मुझे लगा पर्सनली कि इसमें कम मेहनत लगा कर ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हाँ। yes, yes, yes. तो वो एक्चुअली में हुआ कि मुझे उतना ज़्यादा जूझना नहीं पड़ा किसी चीज़ से, ईजिली BCom भी क्लियर हो गया, MBA भी क्लियर हो गया और जॉब भी लग गई वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि वो एक करेक्ट डिसीजन था, एक टर्निंग पॉइंट था जब हैदराबाद में गई वहाँ पे। तो जब मैं हैदराबाद गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। हाँ, जनरली क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं था कैरियर के बारे में, जो आपने एक बोला ना कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं, तो यही चीज़ को आप थोड़ा सा और डिटेल में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को कि MBA के साथ साथ और किस किस प्रकार के कैरियर ऑप्शन आप। तो जैसे अभी आप किसी भी उम्र में आपकी पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं होती, हमेशा आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए जैसे मेरा MBA कंप्लीट हुआ, 6 इयर्स कंप्लीट हो गए जॉब को, तो फिर मेरे को ध्यान आया कि चलो एक और कोर्स करके देखते हैं, बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स। तो आजकल डैशबोर्ड काफ़ी फेमस है। मतलब आपको अगर आप एक MNC में हो तो आपको डैशबोर्ड बनाना आना चाहिए, जैसे आपको टैबलो आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए, आपको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आने चाहिए, जैसे पाइथन आना चाहिए, आपको SQL आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत डिमांड में। आप अपनी कंपनी में कौन से पोस्ट पर हैं और वहाँ पे आपको क्या काम लिया जाता है, ये बताइए। तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मेरा क्लाइंट सपोर्ट स्पेशलिस्ट का रोल है। तो वहाँ पे जैसे क्या होता है, हमारा कंपनी क्या करता है कि हम डेटा प्रोवाइडर कंपनी है। तो अगर किसी को डेटा चाहिए, जैसे कूपन का रेट क्या है, करेंसी क्या है, किसी सिक्योरिटी का प्राइस क्या चल रहा है, एक सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर किसी कंपनी को चाहिए तो वो हमारे पास आते हैं एज अ सोर्स, हम उनके लिए एज अ सोर्स काम करते हैं। तो अगर क्लाइंट को लगता है कि ये चीज़ दूसरा सोर्स तो ये प्रोवाइड कर रहा है, आप ये प्रोवाइड करो, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व करते हैं कि ओके, हम चेक करते हैं क्या है, फिर हम अपने दूसरे सोर्सेज से चेक करते हैं कि हमारे सोर्सेज में क्या बताया जा रहा है, एक्सपर्ट का एडवाइस लेते हैं, फिर हम क्लाइंट के पास रीच आउट होते हैं कि नहीं, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ करेक्ट। आप अपने दूसरे सोर्स को चैलेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर परसेप्शंस। तो Directly we are dealing with our clients. Directly we are dealing actually with our clients. दीक्षा, ये बताइए, जैसे हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो MBA करना चाहते हैं मान लीजिए, तो बेसिक में उनको किस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उसके बाद कौन कौन से ब्रांचेस हैं, और जो अभी जो है करंट में काफ़ी जो डिमांड पर है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि स्टूडेंट्स कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। MBA के लिए तो सिंपल एक एग्ज़ाम रहता है मैट, जो मैंने क्लियर किया था, जिसके बेस पे मेरे को हैदराबाद का कॉलेज मिला था। अगर आपको और टॉप 3 के कॉलेजेस चाहिए, जैसे ABC है आपका, अहमदाबाद है, बैंगलोर है, कैलकाटा का IIM है, तो उसके लिए आपको कैट क्लियर करना ही पड़ेगा। कैट क्लियर करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा, आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। अभी वो इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आपको डायरेक्ट नहीं ले लेंगे वो, तो आपको फुल प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ेगा वो इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू एक्चुअली कैट इजी है ऐसे, बट इंटरव्यू थोड़ा टफ हो जाता है वहाँ पे। तो ये सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं आपको अच्छा कॉलेज के लिए, कैट के लिए। और अगर आपको और मतलब A लेवल का कॉलेज चाहिए तो आपको 10th और 12th में यू हैव टू गेट एटलीस्ट 80% डिस्टिंक्शन मार्क्स आपके होने चाहिए। तो
आपको अच्छे और कॉलेजेस मिलेंगे। बट हाँ, और थोड़ा सा ब्रांचेस के बारे में अगर आप बताएंगे, जैसे अभी आपने मेरे ख्याल से फाइनेंस में किए हुए हैं, तो और क्या क्या ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स को के लिए, कौन से ब्रांचेस हैं ज़्यादा अभी डिमांड में हैं? मैंने तो फाइनेंस में किया था, बट मेरे जो लोग हैं, मेरे साथ के लोग काफ़ी सारे 90% लोग मार्केटिंग में गए थे, क्योंकि मार्केटिंग में इनकम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप जितना सेल्स करोगे उतना आपको इनकम मिलता है। आज की डेट में डिमांड ज़्यादा बिजनेस एनालिटिक्स का है। अगर आप बाहर जाओगे, जैसे मैंने अभी टैबलू, पावर BI ये सब का नाम लिया, तो वो बहुत डिमांडिंग है। मतलब अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आजकल PPT का यूज़ नहीं करते लोग, टैबलू का यूज़ करते हैं। ओके। बार ग्राफ, अगर किसी चीज़ का आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये सब अगर कुछ दिखाना रहता है तो लोग आजकल टैबलू ये सब डैशबोर्ड का यूज़ करते हैं। PPT का आजकल कोई उतना यूज़ नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो अगर मैं बोलूँ MBA के लिए आजकल तो आपको बिजनेस एनालिटिक्स के साइड जाना चाहिए, और बिजनेस एनालिटिक्स प्लस फाइनेंस इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके। मतलब आपको फाइनेंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा टच IT साइड का भी आपको रहेगा ना, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है आपकी करियर ग्रोथ। प्रतीक्षा, अभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों की समस्या ये रहती है, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ी कंपनी वहाँ काम करते हैं, ये समस्या आपको भी आती होगी, और ज़्यादातर लोगों की समस्या ये रहती है कि भाई वो लोग क्या है कि किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आप भी फेस करनी होगी कंपनी में कि भाई आज सेमिनार कराना है, ये कराना है, आज अपनी प्रेजेंटेशन देना है। तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अपने आप को कैसे जो है इम्प्रूव कर रही हैं, और पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मुझे तो आज भी बहुत डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। आज भी मैं काफ़ी नर्वस रहती हूँ। अगर मुझे पता है कि किसी पब्लिक स्पीकिंग में या कि कोई सेमिनार है या मेरा कोई प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए, बट किसी भी चीज़ के लिए आपको जाने के लिए ना उसको जानना बहुत ज़रूरी है, किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो। इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आपको बात करना है या किस टॉपिक पे आपको लोगों को बोलना है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको gather as much as information you can so that you can share with people। तो आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगे, जितना नॉलेज आपका बढ़ेगा, वो तभी आप दूसरों को दे पाओगे। दूसरा, आप कभी ये मत सोचिए कि सामने ऑडियंस बैठे हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि ऑडियंस अगर सामने बैठे हैं तो हमको लगेगा बहुत डर लगेगा उस समय। और मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं कोई पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी मेरे को अगर कोई स्पीच देना है या मेरे को कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो मैं सबसे पहले कैजुअल टॉक से स्टार्ट करूँगी कि इन सबकी आंखें मेरी तरफ क्यों हैं, सब इतने साइलेंस क्यों है। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा एक मजाक वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है, जिसकी वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं हम कि क्या बोलना है हमको सामने वाले के सामने। तो वैसा आप कर सकते हो। तो एक फियर आपका चला जाएगा वहाँ पे, और आप अच्छे से जो भी आपको प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ lot of people you can do that। प्रतीक्षा, आपसे मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरली जैसे आप एक लड़की हैं और ना, और बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को बाहर भेजने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, और आपको भी ये प्रॉब्लम आया है, बाहर जाने में संकोच करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है और ये आपने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया, कैसे आप बाहर निकली, और कैसे सारा क्योंकि आप वहाँ भी आप जब गई होंगी तब आप अकेली थी, तब फिर सारा प्रेशर और सारा इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया, इसका क्या राज? अब जैसे अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन उठाता है, वो हमेशा होता है, आप लोग भी अपने लाइफ में देखे होंगे कि हम अगर कुछ भी चीज़ करने जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव चीज़ें आपको बहुत बोलेंगे, बट आप करो उसको, एंड आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है, आप बताओ उनको, आप वो चीज़ करो एंड शो देम द इम्पैक्ट ऑल्सो कि मैंने ये किया है, इससे ये पॉजिटिविटी हुई है। अच्छा, आप ये जैसे बता रही हैं कि आपको करना है, लेकिन क्या होता है ना कि जनरली लोगों की समस्या ये रहती है प्रतीक्षा कि वो लोग जब कुछ करना चाहते हैं तो काफ़ी पीपल ऑब्जेक्शन आते हैं, लोग एतराज़ करते हैं, तो लोग डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या कि लोग क्या कहेंगे। तो ये वाली समस्या आप भी फेस करती होंगी, आप कैसे जवाब देती लोगों को, आप कैसे टेकल करती? पहले तो मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, बट अब मैं नहीं सोचती कि मैं लोगों के बारे में सोचती ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। आप सोचिए ही मत, आप जितना लोगों के बारे में सोचोगे आप उतना अपने आप को पीछे रखोगे। तो आप
कीजिए आपको जो मन है, क्योंकि एट द एंड आपको अपना करियर में फोकस करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो वो आपका डिसीजन होना चाहिए। और उसका नेगेटिव होगा वो भी आपको मिलेगा, पॉजिटिव होगा वो भी आपको मिलेगा। सो मैं यही बोलूँगी कि जो भी आप डिसीजन लेते हो उसको पूरे ईमानदारी के साथ करो, तो सामने वाले को भी कोई एतराज़ नहीं होगा उस। प्रतीक्षा, एक कंडीशन है मेरे को याद आ रहा है कि प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर अनेबल टू हैंडल योर प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये कंडीशन है और इसकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप पॉजिटिव रहिए। अब जैसे मैंने अभी वर्ड कहा पॉजिटिव, आप बहुत जानते हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत पॉजिटिव शब्द यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पॉजिटिविटी बहुत लाइफ के लिए जरूरी है प्रतीक्षा, क्योंकि हम हर व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक ही तरीका पॉजिटिव होना। तो पॉजिटिविटी एक बड़ी समस्या है। आप इस समस्या का आपके भी जीवन में भी समस्या आती होगी, तो आप इस समस्या को कैसे हैंडल करते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग रखना तो एक सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आज के दुनिया में लोग जल्दी से पॉजिटिव नहीं हो पाते, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आजकल लोगों के पास। तो आप सबसे पहले तो वो नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव पीपल से दूर रहो। आपको समझ में आ जाएगी कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो आप वैसे लोगों से बात कीजिए, यूथफुल लोगों से बात कीजिए। आप सारे लोगों की राय लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा टिप्स दे रही है। आपका कहना है कि पावर कंपनी में आना चाहिए। नेगेटिव लोग सबसे बड़ी चीज़ आप जो बोल रही है बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करिए कि आप अच्छी कंपनी में रहें। कोई भी अगर आपका फ्रेंड है अगर नेगेटिव है तो प्लीज़ उसको दोस्त बना के रखिए, लेकिन उसके साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत मत करिए। पावर कंपनी के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि कहते हैं कि ना कि यदि आप गरीब बनना है तो आप 4 गरीबों के साथ रहना स्टार्ट करें और आप डेफिनेटली गरीब बन जाएंगे। वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है तो 4 अमीरों के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपको भी ये प्रॉब्लम आती होगी मोटिवेशन की, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते होंगे। लोग भी कुछ करना चाहते हैं, लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, मैं करना चाहते नहीं वो कर नहीं पाते हैं। तो आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप कुछ उनको बोलिए कि कैसे वो मोटिवेट हो सकते हैं, आप क्या करते हैं? मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम क्या होते हैं कि हमको लगता है कि हम ये कर लेंगे, हम अगर वो कर ले रहा है तो हम भी ये कर लेंगे। बट आप एक्सेप्ट करो अपने आप को सबसे पहले कि आप कितना आप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो आधा प्रेशर ना आपका वहीं पे चला जाएगा और आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। दूसरा, आपको हर चीज़ के लिए ना आप अगर आपको कहीं जाना है या कुछ भी करना है तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए। हमको कोई भी चीज़ मोटिवेशन के लिए गोल रहता है। जैसे हम बचपन में हमको रहता था, मम्मी अगर पापा कुछ खरीदने के लिए हमको भेज रहे तो हमको 10 रुपये मिलता था, वो एक मोटिवेशन रहता था कि हमको 10 रुपये मिलेगा तो हमको ये काम करना है। तो वैसा एक गोल सेट करो आप अपनी लाइफ में। गोल सेट करने के बाद एवरी वीक आपको उसको चेक करो कि आप कितने प्रोग्रेस में हो। लास्ट वीक क्या प्रोग्रेस था, इस वीक क्या प्रोग्रेस, आने वाले वीक में आप क्या प्रोग्रेस देखना चाहोगे। तो वो सारी चीज़ ना एक माइंड सेट रखिए आप, तो आप अपने आप ही मोटिवेट होंगे। किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आगे जाओगे। तो और हमेशा आप प्रैक्टिस करो। ऐसा मत सोचिए कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया है, मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। वेल एडवाइस। प्रतीक्षा, आप मेरे को ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैं आपसे रिलेटिव भी हूँ और आपका टीचर भी हूँ। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो पॉजिटिव टॉक शो का जो ये पूरा सेशन है और इसमें हम आगे भी और काम करेंगे। बहुत सारे सीनियर से भी इंटरव्यू का सेशन चलेगा, इसके बाद फिर मोटिवेशनल सेमिनार और स्टोरी टेलिंग धीरे करके इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एज ए टीचर और एज ए इस मतलब पूरे पॉजिटिव टॉक शो को किस तरीके से आप मतलब अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे, कैसा लग रहा है मतलब ये थोड़ा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा था तभी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसकी वजह से जो आपके स्टूडेंट हैं उनको तो एक प्लेटफॉर्म मिल ही रहा है, बट उसके साथ साथ में जो और लोग आपका वीडियो देख रहे हैं वो भी काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं और उनको भी काफ़ी सारी जानकारी मिल रही है कि अच्छा तो हमको ये कर सकते हैं, हम ऐसा बढ़ सकते हैं आगे। तो काफ़ी लोगों को ये शो देख करके काफ़ी नॉलेज मिलेगा।
करियर गाइडेंस के ऊपर आप बात करते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है आजकल के बच्चों के लिए, आजकल के लोगों के लिए जिनको उतना पता नहीं है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, कि कैसे हमको थिंकिंग रखना है, वो सारी चीज़ों के बारे में इस टॉक शो में बात हो रहा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये टॉक शो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भैया ने मुझे भी बोला कि तुम भी आना और एक टॉक शो हम तुम्हारे साथ करेंगे। मैं नर्वस थी, बट अभी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है बात करके। तो मैं यही बोलूँगी सबको कि आप ये देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये टॉक शो बहुत सही है और आपके करियर के लिए आपको काफ़ी अच्छा गाइड करेगा।